नमस्कार, न्यूज ब्रेकर्स में आपका स्वागत। मैं हूं प्रकाश हिंदुस्तानी। इस कार्यक्रम में आज हमारे खास मेहमान हैं सहोदय ग्रुप कॉम्प्लेक्स इंदौर के चेयरमैन श्री श्रीनिवास राव जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है राव साहब। धन्यवाद। श्रीनिवास राव जी पिछले 20 वर्षों से शिक्षक के पद पर कार्य कर रहे हैं, शिक्षक हैं। फिलहाल वे चोइथराम स्कूल निपानिया के प्राचार्य हैं, जो सहोदय ग्रुप सीबीएसई की पद्धति से पढ़ाई करता है, जहाँ पढ़ाई होती है बच्चों की। इसके साथ ही आप सहोदय कॉम्प्लेक्स के चेयरमैन भी हैं, जो जिसके अंतर्गत 82 स्कूल हैं। और 22 तारीख से 3 दिन के लिए इंदौर में एक नेशनल कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं, जिसका विषय शिक्षा को उन्नत करने के लिए है। और विषय है जिसकी थीम है न्यू पेडागोजीज एंड enabling technologies for teaching and learning। इस कार्यक्रम में पूरे देश के 400 से अधिक शिक्षा शास्त्री मौजूद होंगे और शिक्षा को उन्नत बनाने की दिशा में इस कार्यक्रम में बातचीत होगी। आपका स्वागत है राव साहब। ये बताइए इस सम्मेलन का क्या महत्व है और ये 3 दिन की कॉन्फ्रेंस आप जो करने जा रहे हैं इंदौर में, इसके बाद कोई इस पर अमल भी होता है या खाली कॉन्फ्रेंस की जाती है? नहीं, अमल होता है सर। इस कॉन्फ्रेंस से जितने भी डेलीगेट्स या प्रिंसिपल्स देश भर से आते हैं, वो खास करके पैनल डिस्कशंस और फोकस ग्रुप डिस्कशंस के द्वारा और देश भर की एजुकेशन इसके द्वारा जो दिए गए जो मेथोडोलॉजी से न्यू मेथोडोलॉजीज के, उसको बिल्कुल अपनी प्रैक्टिसेस में लाते हैं स्कूलों में। और जैसे जो अक्रॉस दी ग्लोब जो रिक्वायरमेंट्स है बच्चों की पद्धतियों में जो चेंजेस लाना है, बदलाव लाना है, उसके हिसाब से वो इम्प्लीमेंट करते हैं अपने स्कूलों में। ऐसा सब होने के बाद भी PISA ने पिछले दिनों एक स्टडी की तो पाया कि 17 देशों में हमारे देश के बच्चों का स्टैंडर्ड 16वां था। यानी एक ही देश था जहां के बच्चे हमारे बच्चों की तुलना में कम योग्य पाएगा। तो इतने पिछड़ने का कारण क्या है, क्या लगता है? जी हाँ, इसमें ये देखा गया है कि जो मेथोडोलॉजी या पेडागोजीज अपनी स्कूलों में अपनाया जा रहे हैं, टीचिंग मेथोडोलॉजीज अपनाया जा रहे हैं, वो बेसिकली थ्योरी बेस्ड है, ना कि स्किल बेस्ड है। तो इस कारण से इस तरह की रिजल्ट पाया गया है। इसी को ध्यान में रखते हुए CBSE सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने काफ़ी कदम उठाए हैं। एक तो CCE के नाम से क्यूमुलेटिव एंड कॉम्प्रहेंसिव एवैल्यूएशन के नाम से एक CCE पद्धति इन्होंने लागू की है, जिससे काफ़ी नए पद्धतियों से बच्चों को स्किल्स की बच्चों के कौशलों की वृद्धि किया जा रहा है। और इसी सिलसिले में ये इस बार का जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो थीम रखा गया है खास करके कि ये न्यू पेडागोजीज एंड एनेबलिंग टेक्नोलॉजीज फॉर टीचिंग एंड लर्निंग। सो टीचर की इफेक्टिवनेस बढ़ाने के लिए और जो जिस तरह की ट्रांसफॉर्मेशंस होना चाहिए पेडागोजी में बच्चों की लेवल के हिसाब से, ये सारे इसी तरह से की चेंजेस किया जा रहे हैं ताकि अपने बच्चे स्किल बेस्ड जितने भी असेसमेंट्स होंगे, भले वो नेशनल हो या इंटरनेशनल लेवल के हों, उसमें अच्छे से वो परफॉर्म कर पाए। आखिर वो क्या पद्धति थी जिसमें उन्होंने अपने भारतीय बच्चों की जांच की, उनके लेवल को परखा? बेसिकली ये जो असेसमेंट हुआ था वो स्किल्स पे थे, कौशल पे थे जी, ना कि थियोरीज पे थे। तो मतलब थियोरीज में हमारे बच्चे अच्छे हैं, लेकिन एप्लीकेशन पार्ट में या उसको जब स्किल बेस्ड में क्वेश्चंस थोड़ा सा दिया जाता है तो उसमें परफॉर्मेंस कम देखा गया है। इसी कारण से ये जो कॉन्फ्रेंस में जो डिस्कशंस होंगे, फोकस ग्रुप डिस्कशंस होंगे, उसके बाद पैनल डिस्कशंस होंगे, इसमें काफ़ी हद तक इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाएगा। ये सहोदय क्या है? CBSE के पाठ्यक्रम वाले स्कूल हैं, पर सहोदय नाम क्यों रखा गया? बेसिकली ये जो इनिशिएटिव है ये CBSE की तरफ से है। सहोदय मतलब सहोदय, दैट मीन्स साथ में ग्रो करें। जितने भी CBSE एफिलिएटेड स्कूल्स हैं आपस में एक ग्रुप बना लें, जो भी इश्यूज होते हैं, प्रॉब्लम्स होते हैं या जो भी इश्यूज होते हैं स्टूडेंट्स की
पॉइंट ऑफ व्यू से हो, टीचर्स की पॉइंट ऑफ व्यू से हो, या पेरेंट्स की, पालकों की पॉइंट ऑफ व्यू से हो, या सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी की डोमेन में अगर आप बात करें, जितने भी ऐसे कॉमन जो इश्यूज होते हैं उन सबको साथ बैठकर सुलझा जाए और कुछ आपस में इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाए। इस तरह की सह उदय इन ट्रू स्पिरिट साथ में ग्रो करें, इस कॉन्सेप्ट। हमारे शहर में बहुत से स्कूल हैं जो एमपी बोर्ड के अनुसार पढ़ाई होती है, जहां एमपी बोर्ड के मुताबिक परीक्षा होती है। तो सीबीएसई और एमपी बोर्ड में क्या बेसिक अंतर, सिवाय इसके कि इसका सीबीएसई का प्रबंधन संचालन सब कुछ अखिल भारतीय स्तर पर होता है और ये मध्य प्रदेश के स्तर पर? जी हाँ, अपन इस मुद्दे को इस तरह से चर्चा कर सकते हैं कि मध्य प्रदेश और सीबीएसई के जो डिफरेंस बेसिकली करिकुलम में होता है। करिकुलम मैपिंग सीबीएसई का जो एनसीईआरटी बनाता है, और ये करिकुलम मैपिंग जो आगे जाकर के जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस भी कंडक्ट करता है सीबीएसई, उन पे भी फोकस्ड है। और ये करिकुलम स्टेट गवर्नमेंट्स की करिकुलम से थोड़ा सा अलग है, जिसमें मैक्सिमम स्टूडेंट्स को हर कौशल में, स्किल में डेवलप हो, इस तरह की बनाया गया है। होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए ये करिकुलम ज़्यादा मदद करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि सीबीएसई वाले पाठ्यक्रम के बच्चे ज़्यादा तेज होते हैं और इंदौर में सीबीएसई वाले पाठ्यक्रम वाले स्कूल ज़्यादा हैं, ऐसा है? ऐसा जनरलाइज तो नहीं किया जा सकता है कि मध्य प्रदेश बोर्ड से पढ़ने वाले बच्चे भी, कुछ बच्चे अच्छे परफॉर्म करते हैं, वो इंडिविजुअल परफॉर्मेंस के ऊपर भी निर्भर होता है। बाकी एक चीज़ ज़रूर है कि करिकुलम में फ़र्क होने से, जिस तरह की असेसमेंट मध्य प्रदेश बोर्ड करता है या स्टेट बोर्ड्स करते हैं, जिस तरह की असेसमेंट सीबीएसई बोर्ड करता है, उसमें काफ़ी अंतर है। असेसमेंट में एक्चुअली एक चीज़ ये मालूम होना ज़रूरी है, इट इज़ नॉट द टीचिंग दैट डायरेक्ट्स लर्निंग। सिर्फ पढ़ाने से लर्निंग बेहतर हो ये ज़रूरी नहीं है। टीचिंग के साथ साथ में असेसमेंट भी उसी स्टैंडर्ड की होना चाहिए। टीचिंग एंड असेसमेंट, जो बच्चों को जिस तरह की परीक्षा ली जाती है, जिस लेवल की परीक्षा ली जाती है, उसको असेसमेंट कहते हैं। ये दोनों उसी लेवल का होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं इस असेसमेंट में अपन कह सकते हैं कि सीबीएसई पैटर्न में लेवल अच्छा है, जिसके कारण बच्चों की मैक्सिमम स्किल्स डेवलप होते हैं। लेकिन अब एक और ट्रेंड चल निकला है इंदौर में इंटरनेशनल स्कूल्स का। तो इंटरनेशनल स्कूल कहे जाने वाले स्कूलों में और सीबीएसई वाले स्कूलों में क्या अंतर? नहीं, एक्चुअली इंटरनेशनल स्कूल जो सीबीएसई स्कूल के साथ में जोड़ा जाता है, ये बेसिकली सारे इंटरनेशनल स्कूल, भले नाम हो, वो इंटरनेशनल करिकुलम फॉलो कर रहे हैं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। इसका कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप इंटरनेशनल लगाएं या नहीं लगाएं, इसलिए कुछ स्कूल प्रबंधन इस तरह के नाम दिया जा रहे हैं। एक्चुअल स्थिति में इंटरनेशनल स्कूल्स वो होते हैं जो आईबी कोर्सेज चलाते हैं, आईबी जेनीवा वगैरह कोर्सेज चलाते हैं। लेकिन इसमें ऐसा कोई बंधन नहीं है कि आप इंटरनेशनल के नाम से स्कूल चालू करें। हो सकता है आगे जाकर के इंटरनेशनल कोर्सेज या करिकुलम आप जोड़ सकते हैं, इसलिए उसका कोई मैंने नहीं रखता है कि आपने इंटरनेशनल रखा या नहीं रखा। यानी अगर किसी स्कूल के नाम के आगे इंटरनेशनल स्कूल लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये नहीं कि वहाँ आईबी कोर्स से ही पढ़ाई हो। बिल्कुल बिल्कुल, कुछ मार्केटिंग के पर्पज से भी ये भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि वो आईबी कोर्सेज या इंटरनेशनल कोर्सेज चला रहे हैं। अभी एक नियम आया है आरटीई, राइट टू एजुकेशन, उसका कितना पालन हो रहा है सीबीएसई के इन स्कूलों में? एक तो आरटीई को मैं बिल्कुल तहे दिल से स्वागत करता हूं, क्योंकि जिस तरह की एजुकेशन अपनी देश में होना चाहिए, ये एक सर्वे में ये पाया गया है कि भारत में जो बच्चे 5वीं क्लास में पढ़ रहे हैं, उनकी स्टैंडर्ड अराउंड 60% बच्चों की जो स्टैंडर्ड है, लेवल है, वो फर्स्ट क्लास स्टैंडर्ड से माना गया है, मतलब देखा गया है। तो इस चीज़ को देखते हुए ये बहुत ज़रूरी था कि इस तरह की अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो। ये बहुत अच्छी बात है कि इस तरह की आरटीई
लागू हुआ अपने देश में, भले लेट सही, बहुत अच्छी बात है, इसको स्वागत करता हूँ मैं। और इसके साथ बिल्कुल मैं ये कह सकता हूँ कि जितने भी CBSE स्कूल्स हैं वो ट्रू स्पिरिट में इसको लागू कर रहे हैं। भले इनिशियली कुछ कन्फ्यूजन्स थे, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट एक्चुअली एजुकेशन, शिक्षा इट्स अ सब्जेक्ट मैटर ऑफ स्टेट। स्टेट को अपनी हिसाब से कुछ अमेंडमेंट्स करने के लिए अधिकार है। सो थोड़ा सा इनिशियली ऐसा लग रहा था कि ये किस तरह की अमेंडमेंट्स करेंगे। जब एक बार ये जितने भी अमेंडमेंट्स करके सब लोगों को बताया गया है कि अब अच्छे तरह से ये RTE लागू हो रहे हैं, और सारे स्कूल्स मेरे हिसाब से स्वागत कर रहे हैं इस चीज़ को। आपका सहोदय ग्रुप, आप एक संस्था के रूप में, सहोदय के नाम के रूप में किस तरह मदद कर रहे हैं इसमें RTE में? सहोदय बेसिकली 3 डोमेन्स पे काम करता है। एक स्टूडेंट एम्पावरमेंट, मतलब बच्चों की कौशल बढ़ाना, उनकी परफॉर्मेंस इम्प्रूवमेंट के लिए जितने भी प्रयास है, उनकी पोटेंशियल को निखारने के लिए जितने भी वो करना चाहिए। हम लोग प्लेटफॉर्म, ऐसे प्लेटफॉर्म क्रिएट करते हैं जिसमें उनकी स्पोर्ट्स में भी अपनी कौशल को निखारें और अपनी पोटेंशियल्स को निखारें, उनकी लिटरेरी एक्टिविटीज़ में, कल्चरल एक्टिविटीज़ में। ऐसे प्लेटफॉर्म दिया जाता है सहोदय की तरफ से, जो मैक्सिमम हज़ारों बच्चों को इसके ज़रिए उनको अपनी प्रतिभा को निखारने की मौका मिले। एक ये है। दूसरा है कि हम लोग सहोदय की तरफ से काफ़ी वर्कशॉप्स कंडक्ट करवाते हैं टीचर्स के लिए, क्योंकि आजकल टीचर्स की प्रोफेशनल डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है, प्रोफेशनल रीइंफोर्समेंट बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मुझे लगता है कि आजकल शिक्षक चॉइस से नहीं है, मतलब इच्छा से नहीं, कभी कभी ऐसा लगता है कि वो बन तो रहे हैं लेकिन दिल से, अपनी पैशन से टीचर नहीं बन रहे। तो ये ज़रूरी है कि इन लोगों को अच्छी ट्रेनिंग दिया जाए टीचर्स को, तो उस पर भी काम करता है सहोदय। टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में भी काम करता है। तीसरी है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। जैसे हम लोग ये देखते हैं कि इंक्लूसिव एजुकेशन की बात करते हैं, या ऐसी संस्था से हम लोग जुड़े रहते हैं कि बच्चे कहीं ऑर्फन हैं, कहीं दृष्टिहीन हैं, उन लोगों के साथ भी हम लोग स्कूलों को ये सहयोग करने के लिए हम डिस्कशंस करते हैं कि ऐसे संस्थाओं के साथ से आप जुड़ें और उनको मदद करें। ये 3 डोमेन्स में ये सहोदय काम करता है। विद्यार्थियों को एम्पावरमेंट, शिक्षकों को ट्रेनिंग और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, 3 चीजें आपने बताई। बिल्कुल। आमतौर पर इंदौर में सहोदय स्कूल्स में इतनी ज्यादा फीस है कि एक मध्यम वर्गीय आदमी तो अफोर्ड ही नहीं कर सकता। कहीं 3,000 रुपए, कहीं 4,000 रुपए, कहीं 5,000 रुपए महीना। तो कितने लोग अफोर्ड कर सकते हैं इतनी फीस? जहाँ तक स्कूल फीस का सवाल है, ये देश भर में भी ये मुद्दा उठा था। ये अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये सुप्रीम कोर्ट तक भी ये गई थी, और उसमें इनिशियल स्टेजेस में यही आदेश मिला है कि फीस जो है अपन फैसिलिटीज़ के हिसाब से होना चाहिए। कोई भी संस्था में जितनी फैसिलिटीज़ आप देते हैं उसके हिसाब से आपकी फ़ीस निर्धारित हो। ये चाहे अपनी क्योंकि ये पहले ही बताया था मैंने कि एजुकेशन इट्स ए सब्जेक्ट मैटर ऑफ स्टेट। ये स्टेट अपनी हिसाब से अगर कोई मॉनिटरिंग कर सकता है तो इस फीस में मॉनिटरिंग कर सकती है। लेकिन आमतौर पर ये जो फीस स्ट्रक्चर है स्कूल में जिस तरह की फैसिलिटीज़ होते हैं उनके ऊपर आधारित है कि एक आप किसी स्कूल्स में फैसिलिटीज़ ज़्यादा हैं, टीचर्स की पे स्केल भी ज़्यादा होती है, और किसी स्कूल में कम पे स्केल और कम फैसिलिटी उससे होती है कि ये संभव नहीं है कि हर स्कूल का फीस एक जैसा रखा जाए। तो ये पालकों को बिल्कुल अपनी दिमाग से जो भी फैसिलिटीज़ दिया जा रहा है उसके हिसाब से स्कूल को चुनना चाहिए। और फीस जहाँ तक सवाल है स्कूल्स का, मेरे ख्याल से अपनी फैसिलिटीज़ के हिसाब से रखना चाहिए, ना कि एडवांटेज लेके इसको कि कुछ भी फीस रख सकें। राव साहब, आपको लगता नहीं कई स्कूल पालकों को गुमराह करते हैं? वे बड़े बड़े विज्ञापन देते हैं कि हमारे स्कूल में स्विमिंग पूल है, हमारे यहाँ एयर कंडीशन कक्षाएं, क्लासरूम्स है, हमारे यहाँ खेलने के लिए बहुत सारी सुविधाएं हैं, लेकिन जब स्कूलों में जाओ, अब स्विमिंग पूल अगर स्कूल में है तो इंदौर जैसे शहर में
जहां ठंड के दिनों में शायद ही कोई बच्चा स्विमिंग पूल में घुसता होगा, बारिश के दिनों में स्विमिंग पूल में जाने की जरूरत लोगों को पड़ती नहीं है, गर्मियों में स्कूल की छुट्टी होती है। तो ऐसी सुविधाएं किस काम की जिससे कि बच्चों के माता पिता पर बोझ बढ़े, और ये एक तरह से एक बिजनेस वेंचर की तरह स्कूल खुलते जा रहे हैं। जी, ऐसा है कि हर बच्चा एक इंडिपेंडेंट होता है। हर बच्चे की जो थिंकिंग स्किल्स है वो अलग अलग होते हैं। हर बच्चे की इंटेलिजेंस की जो डिग्री है, जैसे किसी बच्चे में कॉग्निटिव इंटेलिजेंस बहुत अच्छी होती है, किसी बच्चे में फिजिकल एक्टिविटीज़ या फिजिकल इंटेलिजेंसेस अच्छे होते हैं, और किसी बच्चे में सोशल इंटेलिजेंस अच्छे होते हैं, एक अच्छा लीडर बन सकता है। सबसे पहले पालकों को अपने बच्चे की जो इंटेलिजेंसेस और इंटरेस्ट और पैशन को पहचानना पड़ेगा, भले उनको शिक्षकों की मदद भी ले, और उसके साथ साथ पालकों को ये तय करना पड़ेगा कि मेरे बच्चों के लिए किस तरह की स्कूल अपनी बच्चों की इंटरेस्ट के साथ में इनकी इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए इनको आगे बढ़ा सकें। तो उसके हिसाब से अगर स्कूल चयन कर लें तो शायद डेफिनेटली उन बच्चों को फ़ायदा मिलेगा। ये पालकों को सोचना चाहिए कि ये एडवर्टाइजमेंट्स नहीं, क्वालिटी एजुकेशन किसी एडवर्टाइजमेंट से या बिल्डिंग से नहीं होती है। स्कूल में या शिक्षा क्षेत्र जो है, स्कूल है एक शोध का क्षेत्र है, क्लासरूम एक रिसर्च लेबोरेटरी कहा जाता है, क्योंकि हर साल जो बच्चे क्लासरूम में आते हैं उनकी मेंटल मॉडल्स अलग होते हैं, उनकी प्रोफाइल चेंज होती है। उसके हिसाब से जो स्कूल अपनी प्रोफाइल, स्टूडेंट्स की प्रोफाइल के हिसाब से पद्धतियां बदलते हैं और क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करता है, उन पे भरोसा करें, ना कि ये ऐसी विज्ञापनों से भरोसा करें। श्रीनिवास राव साहब, आप हमारे स्टूडियो पधारे, आपने इतनी अच्छी अच्छी बातें हमारे दर्शकों को बताई, हमारे दर्शकों को जिनमें से कई अभिभावक हैं उन्हें आपने सलाह दी कि स्कूल का चयन कैसे करें, अपने बच्चे की प्रतिभा देखें। अच्छी बिल्डिंग से या स्विमिंग पूल से या खेल के मैदान से बच्चे का भविष्य अच्छा हो जाएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। आप हमारे स्टूडियो पधारे, आपने हमसे बातचीत की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीनिवास राव साहब, अध्यक्ष सेंट्रल स्कूल कॉम्प्लेक्स इंदौर। आप हमारा ये कार्यक्रम YouTube पर जाकर भी देख सकते हैं, नीचे लिखे पते पर आप टाइप करें और आप अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर ये इंटरव्यू भी देख सकते हैं। न्यूज़ मेकर्स में फिलहाल इतना ही।